चैरिटेबल ट्रस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टी का थर्ड पार्ट है। इसमें क्या बताया गया हुआ है कि एग्जिट टैक्स लग जाएगा। किस चीज़ पे एग्जिट टैक्स लग जाएगा? अगर कुछ कांड करते हैं तो जो एक्रीडेड इनकम जितने भी हमने अभी तक कमाया है 12A 12AB और 1023 के हिसाब से अगर टैक्सेबल थी, तो जो भी एक्रीडेड इनकम है उसको 30/12/4 मतलब 34.94% में टैक्स लग जाएगा। कब लग जाएगा? अगर कंपनी अगर ट्रस्ट से करे कन्वर्जन ऑफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन इनटू नॉन एलिजिबल फॉर्म, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं या फिर ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कर देते हैं या फिर रिन्यूअल नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कर देते हैं तो जो एओ है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, नॉट अप्लाइड है तो अप्लाइड ही नहीं किया, फिर अप्लाइड किया तो रिजेक्ट कर दिया। या तो मर्जर कर रहे हैं इंटू नॉन एलिजिबल फॉर्म, जैसे हॉस्पिटल से स्कूल से हॉस्पिटल चले, एजुकेशन से हॉस्पिटल चले गए। या फिर अगर डिसोल्यूशन होता है तो 12 महीने के अंदर दूसरी फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो वो नहीं किया हुआ है। ठीक है, कैसे लगेगा एक्रेडिट का? जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ले लेने हैं और टोटल लाइबिलिटी लेना है, और जो एक्रेडिट इनकम आएगी 34.94% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये वाली इनकम नहीं लेंगे। जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको नहीं लेंगे। जो क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट है, जो अप टू रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन के पहले जो जो भी था और 12 महीने के पहले जो जो भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो गई डिसोल्यूशन से, उसको नहीं लेना है। और जितने भी एसेट्स जितने भी लिया हुआ है उन सबकी लाइबिलिटी को भी इग्नोर कर देना है। ठीक है, और वैल्यूएशन डेट कौन से लेना है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो डेट ऑफ कैंसिलेशन, मॉडिफाई किया डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, एप्लीकेशन की डेट ऑफ एप्लीकेशन, मर्जर डेट ऑफ एप्लीकेशन और डिसोल्यूशन डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यूएशन ऑफ एसेट लेना है उसमें फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट लेना है, लेकिन कुछ कुछ एक्सक्लूड कर देनी है। जो 3 एसेट्स जो हमने बताए हैं, ये 3 एसेट एग्रीकल्चर इनकम क्रिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के पहले वाला और 12 महीने के पहले वाला। ठीक है, इसको छोड़ देना है। TDS CCS एडवांस है और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको छोड़ देना है। अभी फेयर मार्केट वैल्यू क्या क्या लेनी है? ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया हुआ है? जो कोटेड शेयर सिक्योरिटीज़ है उसमें हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एंड वैल्यूएशन, जो जिस दिन वैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन की हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डेट डिवाइड बाय 2 एवरेज लेना है और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, और अगर नहीं होता है तो प्रीवियसली वैल्यूएशन डेट। उसके बाद अनकोटेड शेयर मतलब क्या होता है कि अगर अनकोटेड शेयर है, ये तो कोटेड अनकोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी शेयर्स अगर हैं तो ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है मर्चेंट बैंकर या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अनकोटेड इक्विटी शेयर ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया हो? A+B एसेट जो ट्रस्ट ने जिस कंपनी में जो पार्ले प्राइवेट लिमिटेड में लिया होगा उसकी बैलेंस शीट में A+B-L करके हमें निकालना है। डिवाइड बाई PE यानी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, PV यानी पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रस्ट। ठीक है, ए यानी एसेट, बी यानी ए यानी एसेट, बी यानी ये भी एसेट, एल मतलब लाइबिलिटी। तो देखो ए यानी बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स और बी यानी फेयर मार्केट वैल्यू, ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। बुक वैल्यू शेयर सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी बुलियंस ज्वेलरी प्रीशियस स्टोन्स। तो जनरली क्या आएगा? शेयर सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें TDS इसको छोड़ के बच्चे हुए जितने भी एसेट्स हैं उनका बुक वैल्यू लेने का और TDS TCS ये सब को छोड़ देने का। लाइबिलिटी में बुक वैल्यू लेना है, लाइबिलिटी में क्या लेना है? लाइबिलिटी में बुक वैल्यू लेना है, L यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में बुक वैल्यू लेना है हमें। उसके बाद जो पेड अप इक्विटी शेयर ये सब इसको छोड़ देना है। पेड अप इसकी पेड अप इक्विटी शेयर छोड़ देना है, रिजर्व एंड सरप्लस छोड़ देना है, डिविडेंड छोड़ देना है, कंपनी डिविडेंड देती है, प्रोविजन फॉर टैक्स छोड़ देना है, अनसर्टेन लाइबिलिटी छोड़ना है, कंटिन्यू लाइबिलिटी छोड़ देना है और इस फॉर्मूले को लगा देने का। इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। और अगर कोई भी अदर एसेट है तो ओपन मार्केट वैल्यू लेना है। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़ है, तो वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे? मतलब ये वाली लाइबिलिटी ट्रस्ट की लाइबिलिटी उसमें क्या क्या निकालेंगे? सेम जो हमने बता था स्टम्प सेल में, जो कॉर्पस कैपिटल फंड है, रिजर्व सरप्लस है, प्रोविजन फॉर टैक्स, अनसर्टेन लाइबिलिटी है, कंटिजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि इसमें ये होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद एग्जिट टैक्स कब लगेगा? एंड नॉर्मल टैक्स एडिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट को 14 दिन के पहले करवाना पड़ता है। मर्जर मतलब डेट ऑफ मर्जर से डिसोल्यूशन डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, जब डिसोल्यूशन 12 महीने हो जाने चाहिए 12 महीने के पहले, तो जब नहीं किया जब तब से 12 महीने लेना पड़ेगा। और अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो जब अपीलियन अथॉरिटी से रिसीव हो गया है या फिर एक्सपायर हो गया वहाँ 14 दिन ऑब्जेक्ट मॉडिफाई और या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं है या फिर रिन्यूअल के लिए ऑप्ट करते ही नहीं है तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर नहीं करते तो इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ पार्ट देयर ऑफ। और अगर असेसी प्रिंसिपल ऑफिसर ट्रस्टी को असेसी डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इफ नॉट पेड विद इन 14 डेज।
पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आ जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की इनकम जितनी भी रहती है वो एग्जाम रहती है, बस मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाना पड़ेगा, आरओआई के ड्यूटी के पहले फाइल करना पड़ेगा, और जो भी डोनेशन 20,000 रुपये के ऊपर एक्सीड होती है उसका नेम और एड्रेस लेना पड़ेगा, और जो भी डोनेशन रिसीव होती है 2,000 रुपये के ऊपर अकाउंट पे चेक DD ECS इलेक्ट्रॉनिक मोड और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में होना चाहिए। जो हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फुली एग्जेम्प्ट, बस जो PGPP की इनकम है वो टैक्सेबल होगी। और एनी इनकम से कुछ भी अगर मान लो कि इसमें कोई भी वॉल्यूशन होता है तो पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में जो होता है, जो एजेंट बिचौलिए होते हैं, उसमें जितने भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट रहता है। 95% ऑफ द जो एग्रीगेट डोनेशन है वो बस प्लस अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर, तो वो क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। जो अदर इनकम है, जो बैंक में रखा हुआ इंटरेस्ट है, वो एक बार एक्सेप्ट डोनेशन ये अकाउंट पे चेक DD ECS इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट में रिसीव्ड डोनेशन फ्रॉम, कहाँ से डोनेशन रिसीव होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, HUFBOI रजिस्टर्ड इन इंडिया। और कहाँ से नहीं कर सकते, इंडिविजुअल हु इज़ नॉट सिटीजन जैसे कनाडा, अक्षय कुमार, फॉरेन एंटिटी, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रस्ट से नहीं भी मांग सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन सोर्स से नहीं मांग सकते। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया हुआ कि सर्विंग द पुअर है, ये क्या कर रहा है, 12B में रजिस्टर्ड है और इट गॉट मर्ज विद MSAP लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरिंग स्टील में है। तो कोलेशन हो गया तो एग्जिट टैक्स लग जाएगा, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी करना पड़ेगा। तो देखो जो लैंड है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई है, और बुक वैल्यू हमारे कोई काम की नहीं है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो 17 लाख रुपये यहाँ पे ले लेंगे। 75,000 रुपये इक्विटी शेयर है, बुक वैल्यू कोई काम की नहीं है, 75 + 85 डिवाइड बाई 2, तो 60 लाख रुपीज़ का ये ऐड बैक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये ऐड बैक कर दिए। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर यानी अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई है, सोल्ड 44 लाख रुपये की ओपन मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू कोई काम की नहीं है, तो 44 लाख यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद लाइबिलिटी में क्या आता है, देखो लाइबिलिटी में कॉर्पस फंड नहीं लेते हैं, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेते हैं, लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस यूटिलिटी बिल 6 लाख, तो 90 लाख 96 लाख ही ले लेंगे। तो 1,21,00,000 माइनस 96 लाख ये माइनस कर देंगे, 25 लाख पे 34.9644% लगा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28 में ये बोला गया हुआ है कि कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और एपेलेट अथॉरिटी ने भी कैंसिल मार दिया है 35 मार्च 2024, तो यहाँ से 14 दिन लग जाएगा, 14 अप्रैल 2024 को इसकी डेट रहेगी, ठीक है, कैंसिल एसिड टेस्ट लगने के, ठीक है। अभी हम एसेट फाइनेंस लायबिलिटी लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड लेंगे, देखो 2015 में लिए थे, ठीक है, मतलब 2014 में तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन के बाद लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और बुक वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू विच एवर हायर, तो 120 लाख और अब 250 बचे 250 ले लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 2020 में किया था तो 1,000 एकड़ बचे हायर 1,050 ले लेंगे, इसका एवरेज करके ये ले लेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में से 30 लाख माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 250, 250 प्लस 1050 प्लस शेयर मार्केट प्लस यहाँ पर क्या बोला गया हुआ है कि देखो नेशनलाइज बैंक में इसका इतना पैसा है, शेड्यूल बैंक में इतना पैसा है, कैश में इतना पैसा है, TDS नहीं लेते, तो ये सबको ऐड बैक करके 305 कैपिटल फंड नहीं लेते हैं, 335 क्रेडिटर 335 माइनस 30 माइनस कर देंगे क्योंकि एस्टिमेटेड बेसिस में अनसर्टेन लाइबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर में, तो 30 माइनस कर देंगे तो 305 ही आ जाएगा, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय एक्सटेस लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर ये इसमें बताया गया हुआ है कि एक ट्रस्ट है, क्वेश्चन नंबर 29 में एक ट्रस्ट है चैरिटेबल हॉस्पिटल से, इसका दूसरे में मर्ज हो रहा है जो नॉट एलिजिबल है एज पर 12AB। तो देखो ट्रस्ट में क्या बोला गया हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कोटेड शेयर में बताया गया हुआ है कि मार्केट वैल्यू एवरेज लोअर करके बताया 40 लाख रुपीज़ ले लेंगे, और बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में क्या लिखते हैं कि ओपन मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बच्चे वैल्यू हाँ, या तो 40 लाख रुपीज़ ले लेंगे। ट्रस्ट क्रिएट हुआ है और रजिस्टर्ड हुआ 31 मार्च 2018, और 40% इक्विटी शेयर है अनलिस्टेड में क्या करते हैं A+B-L, ठीक है, इंटू 40%, तो क्या करेंगे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी शेयर्स एंड शेयर्स सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी बुलियन में FMV लेते हैं, तो 45 लाख दिया हुआ है, बाकी का ओपन बुक वैल्यू लेते हैं, ये दिया हुआ है 45 + 25 75, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिजर्व एंड सरप्लस प्रोविजन फॉर टैक्स पेड अप शेयर कैपिटल नहीं लेते हैं हम, तो 70 लाख हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, और 70 लाख रुपीज़ के आ जाएंगे, इसको क्या कर देंगे हम, इसको क्या कर देंगे, इसका 40% ले लेंगे, ठीक है, तो 1 करोड़ 1 लाख रुपीज़ आ गया, तो ये क्या आ गया, एसेट्स आ गया, और हमारा लाइबिलिटी कितना आ गया था, लाइबिलिटी हमने निकाला ना, तो लाइबिलिटी है हमारी पास नील है, तो लाइबिलिटी कितना जाएगा, नील, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद जो ट्रस्ट की लाइबिलिटी है, ट्रस्ट की लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, लाइबिलिटी इन शेयर एंड सिक्योरिटीज़ ये आ जाएगा, लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक शेयर एंड सिक्योरिटी प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेंगे तो 8 + 15 आ जाएगा 23 इसमें से क्या कर देंगे माइनस, बचा हुआ क्या लगा देंगे 34.94% का टैक्स आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया हुआ है कंपनी फॉर्म ट्रस्ट फॉर्म हुआ है 2009 में, मगर रजिस्टर्ड हुआ है 2013 में। ठीक है, 2013 है ये, ठीक है, 13-14 में। कंपनी डिसॉल्व होना चाह रही है 29 फरवरी 2023, मतलब यहाँ से 12 महीने के अंदर डिसॉल्व कर देना चाहिए। और यहाँ बोला गया हुआ है कि 12 महीने के अंदर डिसॉल्व कर तो दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर तो दिया है, मगर 8 लाख तक ही किया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या क्या किया, क्या स्पेसिफिक वो नहीं बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो सबसे पहला जो पॉइंट है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो दी हुई है 5 लाख रुपये 50 लाख रुपए की दी हुई है, फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए की। ठीक है, लेकिन इसमें जो लैंड एंड बिल्डिंग है एक्वायर्ड आउट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 3 लाख इज एक्वायर्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब जो 12 लाख रुपए है इसमें 3 लाख रुपए लैंड एंड बिल्डिंग वाली है, सॉरी एग्रीकल्चर इनकम वाली है, और 9 लाख रुपए अदर वाली है। तो हम क्या करेंगे, जो 50 लाख है उसको ये 3:9 के रेशियो में बांट देंगे। तो जो 9/12 है, 9/12 ये क्या कर लेंगे, ये फेयर मार्केट वैल्यू हम ऑफ अदर देन एग्रीकल्चर रेंट को ऐड बैक कर देंगे, तो 37,50,000 ये आ जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इसकी दी हुई है, ये इसको ऐड बैक कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर कोट ये बताया गया हुआ अनकोटेड 1.5 लाख रुपए के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, अभी इसके बारे में देखो ये बताया हुआ कि जो 9 लाख रुपए का इसके अगेंस्ट लोन लिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या बताया गया हुआ है कि 50% ऑफ अनकोटेड शेयर 10/11 में थे। मतलब अनकोटेड शेयर एक्वायर्ड, मतलब जब अनरजिस्टर्ड थे तब किए थे। तब अनरजिस्टर्ड किए क्या करते हैं, A+B-L डिवाइड बाय पूरी कंपनी की वैल्यू इनटू हमारा ट्रस्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट अदर देन बुलियन उसको ऐड बैक कर देंगे। बुलियन का मार्केट वैल्यू ले लेंगे, लाइबिलिटी दिस पे दिस माइनस दिस कर देंगे, डिवाइड बाय 10 लाख इंटू इंटू कितना कर देंगे, 1.5 लाख रुपये की, 1.5 लाख रुपये का ये दिया हुआ है। तो कितना जाएगा, जो भी जाएगा 50 कर देंगे, तो 4.125 लाख रुपीज़ को ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद क्या करेंगे, देखो लाइबिलिटी को छोड़ो, पहले कैश और बैंक को ऐड बैक कर देंगे और कुछ नहीं बचा। उसके बाद ऐड बैक करने के बाद जो भी लाइबिलिटी है इसको 9 लाख रुपये को मैच कर देंगे। और लोन लिया हुआ है, लेकिन कब लिया, 10/11 में लिया है, तो अनरजिस्टर्ड का टाइम में लिया हुआ है, तो इसको नहीं लेंगे, तो माइनस कर देंगे 9 लाख रुपये। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस 8 लाख रुपये, ये वाला 8 लाख रुपये। ठीक है, तो बचा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 34.944। ये कैसा आया, 30% प्लस 12% प्लस 4%। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताया गया हुआ है कि इसको क्या मिला हुआ है, रेंट मिला हुआ है पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो क्या एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो लेट आउट, तो क्या बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट में बताना पड़ेगा कि टैक्स है कि नहीं। तो रेंट का मतलब क्या क्या बोलता है, शेल नॉट बी इंक्लूडेड डॉलर इनकम, तो बस बताना है कि जो कंडीशन है फॉलो कर लेगा तो पूरा एग्जाम हो जाएगा। दूसरा बताया गया नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को ये सब इनकम हुई है, तो ये सब इनकम में देखो घपला कहाँ किया हुआ है कि 21,000 रुपये से ज़्यादा 21,000 रुपये लिया हुआ है, इसका सीक्रेट नेम छुपाया हुआ है, और 2100 रुपये कैश लिया हुआ है, 2,000 रुपये से ज़्यादा अलाउड नहीं है, और बीजीबीबी की इनकम है, तो ये तीनों से वॉलेट करो तो सब टैक्सेबल हो जाएगा। बस ये रेंट में जो लिया उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 6 लाख में 30%, 4,20,000 रुपये सबको एड बैक कर देने का। और एक और ऑप्शन है कि ये तीनों जो वॉलेट किया हुआ है इसमें बस टैक्सेबल कर दो। इसमें बताया गया इलेक्ट्रल ट्रस्ट को इट इज़ नॉट लाइबल टू पे इनकम टैक्स और अदर इनकम, तो गलत बात है। अगर कंडीशन फॉलो करता है 95% डोनेट कर देता है या फिर अदर इनकम तो टैक्सेबल रहती है, तो इसलिए वो इनकरेक्ट है। Thank you. Bye bye.